So let us start today's session with new topic, that is electric flux. I hope all of you remember what is electric field line. What are the properties of electric field lines? मतलब lines of forces. आपको पता होगा कि line of force starts from positive and end at negative. तो ये आपको पता है. तो just for a very quick revision, सिर्फ मैं यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस दिखाने वाला हूँ एंड देन वी विल गो अहेड डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो आपको याद होगा, आपके पास अगर दो चार्जेस है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. सो लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव. तो ऐसा था. And of course, as you remember, electric field lines are crowded near the charges and they are widely separated away from the charges. ऐसा scenario था. And of course, if you remember, याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? याद होना चाहिए that electric lines always end or start from a conductor normally, something like this. So this was the situation. You need to show lines properly because it will mean something else otherwise, right? So electric field lines we have studied in the last session in detail. आज हमको we have to go one step ahead and define what is flux. तो जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं. पहले ही समझ लेना. हो सकता है कभी कभी मैं बोलूंगा लाइंस. कौन से लाइंस? फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्सेज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो व्हाट इज फ्लक्स? बहुत सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एरिया है. लेट अस टेक एरिया. एरिया कैन बी इन द शेप ऑफ सर्कल, इट कैन बी इन द शेप ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी होगा. तो यू हैव एरिया. नाउ इस एरिया में से कितने लाइंस, हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया नॉर्मल टू द एरिया? नंबर ऑफ लाइंस. कौन से लाइंस? कौन से लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्सेस. ओके. हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली? मतलब इस एरिया को परपेंडिकुलर कितने लाइंस पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके. डिफाइन कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a given area normally, right? या फिर perpendicular to the area, ऐसा भी बोल सकते हो आप. Okay, so this is what you need to know. Now the thing is, how many of you remember dot product of two vectors? Dot. Okay. So if you remember, अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद दिला देता हूँ. डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट we have defined a bar dot b bar as ab cos theta. फिर अगर आपको याद होगा, हमने एक वेक्टर लिया था b. Let us say this is b vector or you can say it is a vector. आपके ऊपर आपको कैसा नाम देना है. You can call any vector by any name. ये a vector है. There is angle theta between a bar and b bar. तो if you remember, I told you, इसका जो शेडो बनेगा किसका? a bar का. किस पे? बी बार पे. प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार. इसको हमने याद है, इसको हमने प्रूव किया था. इट इज ए कॉस थीटा. नहीं याद होगा तो मैं याद दिला देता हूं. दिस इज एक्स. बट एक्स, हाउ डू डिफाइन कॉस थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो कॉस थीटा इज एक्स अपॉन ए, क्योंकि ए हाइपोटेन्यूज, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा. वेरी गुड. तो ये है ए कॉस थीटा. मतलब शैडो ऑफ वन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अदर इज ए कॉस थीटा. यहाँ पे अगर सी वेक्टर लिखते तो नीचे सी कॉस थीटा होता. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. अब इतना हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना है. मैं वापस बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है. आई एम रिपीटिंग अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, you need to remember what are electric field lines. Electric field lines are imaginary lines which start from positive charge and end at negative charge, right? They always start or end on a conductor normally, right? The number of field lines
will give you strength of electric field. जहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पे कम होगा मतलब फार अवे फ्रॉम द चार्ज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। ये प्रॉपर्टीज हमने देखे थे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग अगेन इनटू प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो आपको डिफाइन करना है। याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेगा तो आगे गॉस लॉ आएगा वो समझेगा, और अगर ये दोनों समझा है तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का पार्ट इट विल बिकम इजी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो पहले ऐसा करते हैं, हम फ्लक्स क्या है वो डिफाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाद में देखेंगे। तो फ्लक्स मतलब क्या? यू हैव एरिया, अ गिवन एरिया, ओके। मान लो इस एरिया का टोटल एरिया इज ds। ds कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी 2 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, समथिंग ds। स्मॉल एरिया है इसलिए ds। तो फिजिक्स में d मतलब स्मॉल, तो याद रखना दिस इज स्मॉल एरिया, राइट। द आइडिया इज कितने लाइंस इस एरिया में से नॉर्मली पास होंगे, हाउ मेनी लाइंस, कौन से लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्सेस। How many lines are passing through this area normal to the area is called as electric flux. Simple. यहाँ पे कितने लाइंस पास हो रहे हैं? 2. So I'll say electric flux is 2. If you have 2 more, you will say electric flux is 4. तो फ्लक्स निकालने के लिए you always have to see how many lines are passing normally through area. How many lines? लाइंस यहाँ पे मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक लाइन, इसलिए क्या है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 12th में आप देखोगे ऐसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू एरिया नॉर्मली विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, देन अब हमेशा ऐसा कैसे हो सकता है कि फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द एरिया? जरूरी नहीं है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि एरिया को इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मल नहीं है, हो सकता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फिर क्या हम फ्लक्स नहीं फाइंड करेंगे? फ्लक्स तो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि डिफाइन किया है तो फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे फिर? तो इन दिस केस अभी तक आप एरिया को एज अ स्केलर क्वांटिटी लेते आए हो। याद है हमने पहले भी बोला था लेंथ इज स्केलर, एरिया इज स्केलर, वॉल्यूम इज स्केलर। तो अब हमको एरिया को वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो हाउ यू मेक एरिया एज वेक्टर इज सिंपल। ये जो एरिया है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। तो यू हैव अ एरिया, ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द एरिया। सो दिस इज ds बार। तो अगर एरिया का डायरेक्शन चाहिए होगा तो व्हाट यू विल डू इज ड्रॉ अ नॉर्मल टू द एरिया, करेक्ट। फ्लक्स कैसे डिफाइन किया था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। हाँ, वेरी गुड। अब मान लेते हैं कि एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल है थीटा, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल नहीं है एरिया को, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट प्रोजेक्शन, इसलिए मैंने वो बताया। याद है क्या मैंने अभी बताया? दिस प्रोजेक्शन विल बी E cos थीटा। वेरी गुड, राइट। हाउ डू यू डिफाइन फ्लक्स? जब सारे के सारे फील्ड लाइंस इसको नॉर्मल थे, when the field lines were passing normally, so by definition आपने बोला number of field lines passing normally to the area is flux। ये E है, तो in short flux by definition was E into area, right? E into area, this was defined as flux, right? Compare, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली नॉर्मल नहीं था। लेकिन वेट अ मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट नॉर्मल है। कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल है? cos थीटा। तो ऐसा क्या एक ही कंपोनेंट होगा? यू विल हैव मेनी कंपोनेंट, यू विल हैव मेनी कंपोनेंट्स। तो यू मे हैव ओवर हियर और एक e cos थीटा, राइट। यू कैन हैव अनदर e cos थीटा।
तो यू कैन हैव अनदर ई कॉस थीटा ओवर हियर, तो हो सकता है आपके पास ई कॉस थीटा यहाँ पे, राइट। तो क्या करोगे, जितने भी ई कॉस थीटा है उन सारे ई कॉस थीटा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मिल गया फ्लक्स, राइट। ई साइन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ई साइन थीटा कहाँ आएगा, ई साइन थीटा यहाँ पे आएगा। अगर आपको याद होगा एक वेक्टर के जब कंपोनेंट करते हो तो एक्स कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट ई कॉस और वाई कंपोनेंट इज साइन ई साइन। साइन थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है क्या एरिया को, नहीं है, राइट। तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में नहीं आता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन में ही आपने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया दैट लाइंस शुड पास नॉर्मली, करेक्ट। तो you have e cos theta, e cos theta, e cos theta, e cos theta, so many lines passing normally, इसलिए हमने क्या लिखा है, e cos theta multiplied by area, this is total flux। बट अभी अभी आपने ही बताया मुझे a bar dot b bar was a b cos theta, तो do you see something, e bar ds bar, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है दिस इज e bar dot ds bar, correct। This is flux in terms of dot product and denoted by phi। ये जो सिंबल है इट इज अ ग्रीक सिंबल, इसको बोलते हैं phi। जैसे आप इसको बोलते हो गामा, इसको बोलते हो डेल्टा, इसको बोलते हो बीटा, इसको बोलते हो अल्फा, वैसे इसको बोलते हैं phi। So flux is E bar dot ds bar। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, यस नो, गुड। नाउ मैं रिपीट करूंगा बाय द वे, डोंट वरी। नाउ आपने ये जो नंबर ऑफ लाइंस लिए, ये नंबर ऑफ लाइंस ई कॉस थीटा लाइंस, वो कहां से पास हो रहे थे, एक स्मॉल एरिया में से, इसलिए मैंने क्या लिखा, डी एस। इमेजिन कि ये जो स्मॉल एरिया है, दिस स्मॉल एरिया, मैं वापस दिखा रहा हूं यहाँ पे, दिस स्मॉल एरिया, यू हैव अ स्मॉल एरिया। नाउ इमेजिन ये जो स्मॉल एरिया आपने लिया है ये एक बहुत बड़े स्पीयर का पार्ट है, तो एक बहुत बड़ा स्पीयर था, उसका छोटा सा पार्ट लिया और उसमें से कितना फ्लक्स, कितने लाइंस पास हो रहे हैं, दैट इज ई बार डॉट ds बार। एरिया क्या है, स्मॉल, तो नंबर ऑफ लाइंस उसमें से कितने पास होंगे, स्मॉल, तो फ्लक्स क्या होगा, स्मॉल, करेक्ट, गुड। मुझे देखना है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स मतलब, एंड यू नो ऑलरेडी, मान लो बीच में मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, आपको याद है पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइंस कौन से टाइप के थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रेडियल, रेडियल। इसका मतलब फील्ड लाइंस विल पास थ्रू ऑल द डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में से पास होगा। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट, करेक्ट। जैसे एक एरिया आपने यहां लिया है वैसे दूसरा एरिया आप उसके बाजू में ले सकते हो, फिर और उसके बाजू में ले सकते हो, एंड देन यू कैन टेक हियर आल्सो, एंड देन यू कैन टेक हियर आल्सो। मतलब ये पूरे बड़े स्फीयर को आप छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड है ऐसा अज्यूम कर सकते हो, क्लियर, राइट। तो फ्लक्स सिर्फ एक ही में से क्यों पास होगा, फ्लक्स विल पास थ्रू ईच, करेक्ट। हमको टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चलो इसमें से d5 फ्लक्स है, इसमें से भी d5 है, इसमें से भी d5 है, इसमें से भी d5 है, तो सारे के सारे d5 को हम ऐड करते जाएंगे। तो टोटल फ्लक्स अगर आपको निकालना है phi, इट विल बी d5 प्लस d5 प्लस d5 प्लस d5 प्लस d5, लेकिन देयर आर सो मेनी ऑफ देम, तो सबको लिखते बैठेंगे हम लोग, नहीं। So do you remember I told you when you have so many of them replaced by summation, right? But wait a minute, यहाँ भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि समेशन कब करते हो आप, जब एक है फिर गैप है फिर दूसरा है। यहाँ पे ऐसा है क्या, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, समेशन आप यूज करते हो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। और यहाँ पे तो ये जो एरियाज है हमने सब एक के बाद कंटिन्यूअसली लेके रखा है, तो समेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन साइन, राइट। कुछ नहीं है, एडिशन ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है समेशन और इसमें इंटीग्रेशन में, समेशन
मतलब सम करना, ऐड करना। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, मतलब ऐड करना। सिर्फ डिफरेंस क्या था, समेशन में एक सरफेस यहाँ पे लिया है, दूसरा यहाँ पे लिया है, तीसरा कहीं और है, और इन बिटवीन देयर इज नथिंग, गैप। एंड इन इंटीग्रेशन यू हैव surfaces everywhere distributed continuously, correct? So this is summation only, but summation over large number, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो what will be definition integration? What was defined? E bar dot ds bar, right? ds plus ds plus ds plus ds सबको ऐड करोगे तो इसका मतलब अब एक पूरा आपका पूरा स्फीयर का सरफेस मिलेगा, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। किस पे ऐड किया आपने? सरफेस पे, इसलिए क्या लिखा हमने? S. So this is called as surface integral. Good. I will repeat again. Don't worry. Very simple idea. Extremely simple idea. All I want is you to pay attention at what I am saying. So the idea is तो द थिंग इज कि हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड था। नाउ लेट्स से वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एंड आई एम ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। मतलब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? यूनिफॉर्म। वेरी गुड। नाउ इफ आई कीप द एरिया हियर, अब मैंने पहले भी बताया है नॉट नेसेसरी कि जो आप एरिया आप ले रहे हो सर्कुलर ही लेना है। यू कैन टेक एरिया समथिंग लाइक दिस आल्सो, यू कैन टेक अ रेक्टेंगल आल्सो, हमारे ऊपर नो इश्यूज, यू कैन टेक अ रेक्टेंगल आल्सो। सो यू कैन टेक इट लाइक दिस। इस एरिया को मैंने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एरिया है ds, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका यहाँ पे E बार। इस गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द एरिया पास हो रहे हैं, दैट इज डिफाइंड एज फ्लक्स। कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज yes, the number of field lines passing through a given area normally. So electric flux is defined as the number of field lines या फिर lines of forces। और क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines या electric lines of forces, number of electric lines of forces passing normally through a given area. This is the definition of electric flux, right? Then as I told you, it is quite possible that आपके पास जो एरिया है it is something like this, and it is also possible that जो field lines है they are not at all passing perpendicular, right? So what you will do in this case is हम ऐसा करेंगे, and for the simplicity मैं बाकी सारे field lines हटा रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूं। that doesn't mean कि वहां पे बाकी फील्ड लाइंस नहीं है, there are field lines, it is just for simplicity I am showing only one. So this gives you direction of electric field, right? Then we will be now making this area as a vector quantity. तो वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको बनाना है एरिया को तो इस एरिया पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। So perpendicular drawn to the area gives you direction of the area, and as you can see E bar makes angle theta with ds bar. Now I can make components of E bar. तो E bar का एक कंपोनेंट जो है
which is E cos theta. It is in the direction of ds bar, and the other component, अब E cos theta is in the direction of ds bar, मतलब E cos theta is perpendicular to this surface, to the given area. जो दूसरा कंपोनेंट है वो इट इज पैरेलल, किसको पैरेलल? टू द गिवन सरफेस। हमारे किसी काम का है क्या ये? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपने यहाँ पे पहले ही बोल दिया वी केयर ओनली अबाउट नॉर्मल कंपोनेंट्स। इसका मतलब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम दिखाएंगे। करेक्ट? नाउ एज आई टोल्ड यू, मैंने बोला था कि फॉर सिंप्लिसिटी मैं एक ही लाइन बता रहा हूं, बट वहां पे एक लाइन थे क्या? नहीं। तो देयर वर मेनी सच लाइंस, राइट? तो E cos थीटा, E cos थीटा, E cos थीटा, ऐसे बहुत सारे लाइंस जो थे वो इस एरिया में से पास हो रहे थे। करेक्ट? बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स ds d phi. Why d phi? Because I have taken area as why d? What do you mean by d in physics? Small. Area small लिया है? Yes. तो total flux passing through this area will also be small. तो d phi. Okay. तो by definition मैंने आपको बताया कि टोटल कितने लाइंस नॉर्मली पास हो रहे हैं थ्रू गिवन एरिया। टोटल एक लेके चलेगा क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि ये E cos थीटा एक लाइन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लाइन, कितने लाइन? इंटू ds, सो दैट विल गिव यू टोटल फ्लक्स अंडर द अजम्पशन। क्या अजम्पशन है? कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट में से एक लाइन पास हो रहा है। आई एम नॉट शोइंग all, I am showing only a few, but this is assumed कि from every single point, from everywhere you have lines. Okay, तो total lines कितने होंगे? EDS into cos theta, right? Clear? It is just simple language में समझना है आपको। अगर आप सबके पास एक रुपया है, right? टोटल इस क्लास में 1 रुपया है क्या? नहीं। So let us say your 40. तो how many? मैंने क्या किया? मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया विथ 40, राइट? ऐसा भी कर सकता था, मैं बोलूंगा कि जितना एरिया है इस क्लासरूम का, राइट, हर एक स्क्वायर मीटर में से देयर इज वन लाइन। हर एक स्क्वायर मीटर में से या स्क्वायर फीट में से देयर इज वन लाइन, और इस क्लासरूम का एरिया है 550 स्क्वायर फीट। तो टोटल कितने लाइंस? हर एक स्क्वायर फीट में से एक, टोटल एरिया इज 550। तो टोटल कितने? दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। देयर इज एरिया, कितना एरिया? ds। हर एक पॉइंट में से एक लाइन, तो टोटल कितना? E cos थीटा इनटू ds। दिस इज फ्लक्स। समझा अभी? गुड। ओके, देन बाय डेफिनेशन यू नो इट E ds cos थीटा इज E बार डॉट ds बार, क्योंकि ये हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा है। करेक्ट? दिस इज स्मॉल फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया। मुझे अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, इमेजिन आपके पास एक बहुत बड़ा स्फीयर है। यू हैव अ वेरी वेरी बिग स्फीयर, ओके, समथिंग लाइक दिस, अ वेरी बिग स्फीयर, राइट? और इसके सेंटर में एक चार्ज है, एंड वो जो स्मॉल एरिया था, वो स्मॉल एरिया आपने यहां कहीं तो लेके रखा था, समवेयर ओवर हियर, राइट? करेक्ट? हमने फाइंड किया कि कितना फ्लक्स है इस स्मॉल एरिया में से, कितना? E बार डॉट ds बार, या फिर ADS cos थीटा, या फिर d phi, क्योंकि हम उसको d phi से डिनोट कर रहे हैं, राइट? बट यू ऑल्सो नो कि पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइंस हर पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा जाएगा, इसका मतलब फील्ड लाइन यहां से भी जाएगा, इसका मतलब फील्ड लाइन यहां से भी जाएगा,
इसका मतलब it will also go from here, it will also go from here, it will also go from here, क्योंकि आपने ही कल मुझे बताया था, because I know nothing, you know everything, because you told me electric field due to positive charge is radially outwards, मतलब it is going in all possible direction. Very good. तो ऐसा भी जाएगा, राइट right. तो जब फील्ड लाइंस हर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे एरियाज मैं हर जगह पे लेके रखूंगा. I will assume this big sphere to be made up of so many of such small areas. Correct? तो इसका मतलब हर एक जगह से from everywhere the lines are passing from each small area ds. If I want to know what is total flux, flux total, तो क्या करोगे? आप बोलोगे इसमें से कितना फ्लक्स d5, इसमें से कितना फ्लक्स d5, then you have everywhere such elements, so plus d5 plus d5 plus d5 plus d5, but there are large number of elements. By the way, ये जो छोटे छोटे ds है ना, इसको फिजिक्स में एक नाम है, इसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट. क्या बोलते हैं इसको? एरिया एलिमेंट. तो कभी बुक में ऐसा एरिया एलिमेंट आ जाए तो समझ लेना ये छोटे छोटे जो पीसेस है उसकी बात हो रही है, राइट? तो आपको पता है कि जब बहुत सारे नंबर्स का आप एडिशन करते हो, सेम टाइप के नंबर d5 plus d5 plus d5 plus d5, you replace it with summation, right? Simple. लेकिन if ये समेशन कब? when you have discrete, एक एरिया यहां, दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और. but as I told you, this whole sphere can be assumed to be made up of continuous elements. ds फिर ds फिर ds फिर ds. आप जब एक सर्कल के 360 पार्ट्स करते हो ना, each part extends an angle at the center and that angle is called as 1 degree. हाँ, तो फिर मेरे पास इतना बड़ा स्फीयर है, मेरी मर्जी में जितने चाहूं उतने पार्ट्स करूं, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो सिर्फ जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसी समेशन को आप बोलते हो इंटीग्रेशन. इंटीग्रेट, ब्रिंगिंग डिफरेंट पीसेस together, right? So what is total flux by definition? Integration d5. But wait a minute, d5 was e bar dot ds bar. लेकिन आप किसको ऐड कर रहे हो? ये छोटा ds, ये ds है, ये ds है, लेकिन किसका है ये ds किस पे है? एक सरफेस पे, स्फीयर पे, मतलब सरफेस पे, तो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल. Is this clear? Right. So total flux can be obtained by integrating over flux through all the small surface elements. यहां तक clear? Because I'll ask you a question later. Numerical solve करना है हमको. Okay? तो flux मतलब क्या समझा? Number of field lines passing normally through a given area. Very good. Now, as I told you, कि हम यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं उसका कुछ यूज है. तो उसका यूज कैसा है, वो यूज देखने से पहले हमको एक लॉ समझना है, एंड दैट लॉ इज गॉस लॉ. So first of all, why did we do so much? Because we need this definition of electric flux to define what is Gauss law. तो मुझे अब आपसे एक्सपेक्टेशन है कि यू नो व्हाट इज टोटल फ्लक्स. इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds बार. ओवर द सरफेस बोलो मत बोलो, डजंट मैटर, बट इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds बार. नाउ गॉस लॉ. इफ यू रिमेंबर, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे एक p पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है r from charge q. What is electric field at point P? Formula 1 by q by. Very good, excellent. मतलब सबको समझा है और याद है. गुड. याद था ये फॉर्मूला?
Now let us change this little bit. Okay, अब ऐसा करते हैं कि इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक बॉल है और उस बॉल के ऊपर चार्ज है. You have a ball and total charge on this ball is plus q, and we have a point P where we want to find out electric field. अब क्या करेंगे? आप बोलोगे 1/4π0 q by r. करेक्ट, राइट. r कहां से मेजर किया? तब तो एक पॉइंट में चार्ज था तो उसी से मेजर होगा, और कहीं से तो कर नहीं सकते. तो यहाँ पे कहां से मेजर करेंगे? शुड वी मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट और फ्रॉम दिस पॉइंट और फ्रॉम दिस पॉइंट और फ्रॉम सेंटर? सेंटर, लाइक चलो ठीक है, मान लेते हैं सेंटर. इस केस में यू आर राइट, डोंट वरी, यू आर ऑल राइट, ऑल ऑफ यू सेड करेक्ट, सेंटर. गुड, very good. Let me give you another case. I have a long straight infinite wire, और इस पूरे वायर पे चार्ज है. So this wire has charge and it is a long straight infinite wire. I have a point P over here. I want to find out electric field due to this wire at point P. अब कहां से मेजर करोगे? नहीं, डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 q by r. क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, राइट. यहां पे आपने बोला फ्रॉम सेंटर. यहां पे कहां से मेजर करोगे? परपेंडिकुलर ले लेंगे. ओके, वेरी गुड. Let me change the situation little bit. Very good. Now tell me, if I have a infinite plane sheet, एक ऐसा हमारे पास infinite two-dimensional plane है. ये infinite है, मैं दिखाने के लिए सिर्फ finite दिखा रहा हूँ, but it is in reality infinite. इस सारे के ऊपर चार्ज है और मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है. अब क्या करें? परपेंडिकुलर फ्रॉम द, ओके. तो व्हाई आई हैव टू टेक दिस पॉइंट हियर ओनली? व्हाई आई कैन नॉट टेक इट हियर? एंड बाय द वे, एक छोटा सा, यू आर राइट, परपेंडिकुलर, बट दिस समथिंग यू हैव मिस्ड. दैट इज, ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट परपेंडिकुलर. ओके, द क्वेश्चन इज, इस पूरे के पूरे इन्फिनाइट वायर पे चार्ज था, तो कितना चार्ज लूं? पूरा चार्ज लूं? सिंगल कहां? सिंगल पॉइंट चार्ज होगा तो सिंगल की बात करोगे ना. डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का. सम ऑफ कितने? सम इन्फिनाइट वायर है, इन्फिनाइट. यहां से स्टार्ट होके खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है. तो दैट इज वेयर गॉस लॉ कम्स इनटू पिक्चर. तो पहले कहां अप्लाई करना है वो समझो. और बाय द वे, ये आपको 11th में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है गॉस लॉ का. इसके एप्लीकेशन विल गो इनटू 12th, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए? अब पहले गॉस लॉ डिफाइन कर लेते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, सबसे पहले जिस भी शेप का कंडक्टर होगा, यहाँ पे कौन से शेप का कंडक्टर है? स्फीयर. हमको एक P पॉइंट पे, इस P पॉइंट का सेंटर ऑफ द कंडक्टर से डिस्टेंस है स्मॉल r. इस कंडक्टर का खुद का रेडियस है कैपिटल R. और ये नोटेशन याद रखना, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उसका डिस्टेंस हमेशा हम स्मॉल r से नोट करते हैं, और कंडक्टर का जो रेडियस है उसको हम कैपिटल R से नोट करते हैं. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, आपको पहले एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, वाई स्फीयर? क्योंकि कंडक्टर का शेप क्या है? स्फीयर, राइट. तो जो आप इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करोगे
that imaginary surface will depend on the shape of the conductor. अगर कंडक्टर जिस पे चार्ज है अगर वो खुद स्पीयर है तो गॉसियन सरफेस जो आप ड्रॉ करोगे वो भी लोगे स्पीयर, राइट? अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब सिलेंड्रिकल शेप, दिस इज अ वायर शेप ऑफ अ सिलेंडर, तो उस केस में गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर, राइट? तो नंबर 1, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ सबसे पहले जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस जो आएगा उसको रेडियस मानना है और एक गॉसियन सरफेस, इस केस में गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करना है। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से क्या हुआ, जो चार्ज था, कहां पे था चार्ज? ये एक बॉल के ऊपर, स्फीयर के ऊपर, ये चार्ज कंप्लीटली एनक्लोज हो गया, एक सरफेस के अंदर बंद हो गया, जैसे आप इस रूम में बंद हो गए, यू कैन नॉट गो इवन इफ यू वांट नाउ, करेक्ट? भले नींद आ रही होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू कैन नॉट गो, ओके? एनीवेज, सो द आइडिया इज कि पहले तो चार्ज को एनक्लोज करना है, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एनक्लोज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ये जो अंदर का कंडक्टर था हुआ क्या क्लोज हर डायरेक्शन से? यस। कहां पे एनक्लोज हुआ? इस सरफेस में। इस सरफेस को नाम क्या दिया है? गॉसियन। क्यों गॉसियन? क्योंकि गॉस नाम के साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया, तो गॉसियन, गॉसियन सरफेस। यहां पे कंडक्टर का शेप क्या था? स्फीयर, तो गॉसियन सरफेस का शेप क्या है? स्फीयर, तो इसको बोलेंगे गॉसियन स्फीयर। ये स्फीयर एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपका इमेजिनेशन है। Why? You just define flux. If you remember, total flux कैसे निकाला था? Through a big sphere. Now you get my point. ये जो अंदर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइंस कहां जाते हैं? रेडियली, मतलब इसके फील्ड लाइंस दे विल गो रेडियली in all possible direction. So when they go out in all possible direction, these field lines will pass normally through Gaussian sphere, right? मतलब you can calculate flux through Gaussian surface, right? According to Gauss law, this is important. According to Gauss law, the flux, total flux, क्या था? E bar dot ds bar, right? The total flux through Gaussian surface is equal to charge inside the Gaussian surface, इसलिए बोलते हैं charge enclosed, divided by epsilon 0. Okay? So according to Gauss law, total flux through a surface, कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। कौन सा फ्लक्स? टोटल फ्लक्स, क्योंकि हमने देखा यहां से पूरा का पूरा हर एक डायरेक्शन से फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स इसलिए आया इंटीग्रेशन। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट? आधा प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहां तक समझा, राइट? इसके एप्लीकेशन 12th में है, बट आई विल टेल यू वन एप्लीकेशन नाउ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू सेड कि हम लोग डायरेक्टली सेंटर से डिस्टेंस मेजर करके E इक्वल टू 1/4π0 Q/r कर सकते हैं। वैसे ही आता है आंसर, वो बता देता हूं मैं आपको कैसे आता है। ओके, सो डू यू रिमेंबर यू कैन राइट दिस एज AdS cos थीटा? यस, वेरी गुड। चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। डू यू नो, पता ही है वैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, राइट? वो जो ds लिए थे, राइट? ds का आपको डायरेक्शन याद है? डायरेक्शन ऑफ सरफेस, उस सरफेस पे नॉर्मल, मतलब कोई भी सरफेस मैं ले रहा हूं, यहाँ पे एक सरफेस लिया ds, उसको नॉर्मल, उसी को परपेंडिकुलर। E बार और ds बार का डायरेक्शन क्या आया? सेम, वेरी गुड। cos ऑफ थीटा, अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या आया? वेरी गुड। व्हाट इज cos 0?
एक्सेलेंट। तो ई डी एस चार्ज, कितना चार्ज एनक्लोज था? Q by epsilon 0. But according to you, electric field depends only on charge and square of distance. पक्का? गुड। अब मैं इस पूरे के पूरे स्फीयर पे कोई भी पॉइंट लूंगा, यहां ले लो या यहां ले लो, हर एक के लिए ई बार का और डीएस बार का डायरेक्शन सेम ही होगा, नंबर वन। नंबर टू, एज यू सेड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन चार्ज, लेकिन इस स्फीयर में कोई भी पॉइंट लो, उसके लिए चार्ज अंदर कितना है? क्यू ही है। ऐसा होगा क्या ए पॉइंट के लिए चार्ज 2Q है, बी पॉइंट के लिए 10Q, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। नंबर थ्री, हर एक पॉइंट का, स्फीयर के हर एक पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? इसका मतलब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, मतलब पूरे के पूरे गॉसियन स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मतलब सेम एवरीवेयर। कहां पे? कहां पे? स्फीयर पे। स्फीयर पे आपको पता है डेरिवेटिव तो मैंने बताया ही आपको। कांस्टेंट, अगर डेरिवेटिव में एक कांस्टेंट आ जाए तो क्या करते हो? वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन में भी अगर एक कांस्टेंट आ जाए तो उसको बाहर निकाल लेना। वेरी गुड। अब आगे इंटीग्रेशन डीएस, मैंने अभी अभी आपको बताया इंटीग्रेशन डीएस मतलब डीएस प्लस डीएस प्लस डीएस प्लस डीएस प्लस डीएस। कितने डीएस? कितने डीएस? पूरे के पूरे स्फीयर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर? 4 पाई नहीं, 4/3 पाई आर क्यूबिक वॉल्यूम। मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने पहले बताया था कि ये दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर, छोटा कि बड़ा? हाँ, वेरी गुड। दिस इज स्मॉल आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन 0। E इज इक्वल टू 1/4 पाई, सिर्फ इसको शिफ्ट कर रहा हूं, एप्सिलॉन 0 क्यू बाय, आ गया वही फॉर्मूला। गुड। ये सिंपल केस था। रुको, अरे रुको जरा, बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। यहाँ पे एक ही चार्ज लिया आपने। What if I take 1 2 3 10 12 13 14, जितने लेने हैं उतने। अब अगर आपको गॉस लॉ नहीं पता होता तो आप हर एक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते, फिर उनको ऐड करते। बट वेट, गॉस लॉ टेल्स यू कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल चार्ज कितना है वो देखना है। अगर टोटल चार्ज 20 होगा तो यहां पे आप 20 लिखोगे एंड डन। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड गॉसियन सरफेस, राइट। तो जहां पे 20 स्टेप करने पड़ते थे, सिंगल में काम खत्म। गुड। So try to understand the difference. Electric field due to a point charge 1/4 pi epsilon 0 q by r square. Distance पता था कहां से मेजर करना है, पॉइंट चार्ज है तो उसी चार्ज से मेजर होगा। Then we learned something called as electric flux. Flux क्यों सीखा? Flux, by the way, total number of electric lines passing through a given area normally, right? क्यों सीखा? Gauss law, because Gauss law tells you what? Total flux is equal to चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। और टोटल फ्लक्स इंटेंशन ई बार डॉट डीएस बार कैसे आया? तो वी हैव ऑलरेडी सीन इट हियर। इज दिस क्लियर? गुड। तो लेट अस डू वन स्मॉल एग्जांपल ऑफ दिस। A charge of 5 coulomb is kept at the center of a sphere of radius 1 meter. आपके पास you have a charge which is kept at the center of a sphere of radius 1 meter. तो by the way r is equal to 1 meter और चार्ज यहाँ पे है 5 कूलम का। तो टोटल चार्ज enclosed is 5 कूलम। This is given data to you. Radius of Gaussian sphere is 1 meter. What is the flux passing through the sphere? You are supposed to find out total flux, right? Total flux find करना है।
फॉर्मूला इज, अभी क्या करोगे, ऐसा करेंगे क्या, पहले इसमें से फिर इसमें से फिर इसमें से फिर सबको ऐड करेंगे? वेट, नो, नॉट इवन दैट. बाय डेफिनेशन टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो आप लिखते हो ना गॉस लॉ में लिखा कि यहाँ पे आप कहीं पे लिखे थे, वेयर डू यू राइट? ओवर हियर. व्हाट वाज डेफिनेशन? व्हाट इज दिस? हाँ, तो गॉस लॉ टेल्स यू टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो. Good. Do you know epsilon zero is a constant? Permittivity of free space 8.85 into 10 power minus 12 SI units में. मैं 1/4π की बात नहीं कर रहा. 1/4π is 9 into 10 power 9. Epsilon zero is 8.85 into 10 power minus 12. Solution easy. Because you know this, you know. What you know is Gauss law. Total flux is charge enclosed by epsilon zero. What is total charge enclosed? 5. What is epsilon zero? 8.85 into 10 power 9. इसको सॉल्व कर लो, हो गया फ्लक्स, मिल गया टोटल फ्लक्स. करेक्ट, डन. नहीं तो क्या करते, मैं पहले डीएस में से निकाल लूंगा, फिर मैं ऐसे सारे डीएस काउंट करूंगा, फिर मैं सबको ऐड करूंगा. नो यूज, यू कैन गेट इट डायरेक्टली. क्लियर? पक्का? ओके, देन वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे.